हेलो एंड वेलकम टू नॉलेज जोन करंट अफेयर डिस्कशन। आज 22 अक्टूबर के दिन हम डिस्कस करेंगे हिंदू और पीआईबी के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। पहली न्यूज़ है हींग कल्टीवेशन के बारे में। अभी न्यूज़ में क्यों है, देखिए साइंटिस्ट जो है एट CSIR इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन बायो रिसोर्स पालमपुर IHBT, उन्होंने एक मिशन यहाँ पर किया है ताकि वो ग्रो करें हींग को इंडियन हिमालयाज में। देखिए हींग जो है वो काफ़ी फेमस है इंडियन किचन्स में, एज ए मसाला हमारे घर में इसका काफ़ी यूज़ होता है, बट जो है इसकी कल्टीवेशन जो है इंडिया में नहीं होती। हम इसको इंपोर्ट करते हैं मेनली फ्रॉम ईरान, उज्बेकिस्तान और अफगानिस्तान से। तो जो है यहाँ पर CSIR के IHBT ने यहाँ पर पहली सैपलिंग जो है इसको प्लांट किया है हिमाचल प्रदेश के क्वालिंग विलेज में, जो कि लाहुल स्पीति वैली में है। हींग जिसको एसेफेटिडा भी कहा जाता है, ये एक हर्बेशियस प्लांट है अम्लीफेरेसी फैमिली से। ये एक ऐसा पौधा है जो कि 12 मास हमें देखने को मिलता है, लेकिन जो इस प्लांट है का गम रेजिन जो है इसको हम यूज करते हैं, जो कि इसके थिक रूट से प्राप्त होता है। तो हम जो घर में हींग यूज करते हैं वो उसका प्लांट नहीं होता है, बल्कि उसके रूट को यूज करते हैं, जिसमें एक गम पाया जाता है, इसको ऑलियो गम रेसिन कहा जाता है। तो इसका यूज करते हैं हम अपने घर में। ये प्लांट जो है उसकी जो सारी न्यूट्रिएंट्स है वो उसके फ्रेश रूट्स में ही उपलब्ध होती है, जिसके वजह से इसका यूज किया जाता है। देखिए कहाँ इसको कॉमनली कल्टीवेट किया जाता है। एसेफेटिडा जो है वो काफी एंडेमिक है, तो इसको हम ईरान और अफगानिस्तान से ही परचेज करते हैं। इसके अलावा ग्लोबली भी जो है ईरान और अफगानिस्तान ही इसका सप्लायर है। इसको थ्राइव किया जाता है ड्राई एंड कोल्ड डेजर्ट कंडीशन में। ये काफी पॉपुलर है इंडियन किचन्स में, ये तो हम जानते ही हैं। इसके अलावा यूरोपियन कंट्री भी इसका काफी यूज करती है ड्यू टू इट्स मेडिसिनल प्रॉपर्टीज। इंडिया के बारे में जान लेते हैं कि हींग कल्टीवेशन के बारे में। देखिए हींग जो है वो इंडिया में कल्टीवेट होता नहीं है, हम इसको इंपोर्ट करते हैं फ्रॉम डिफरेंट कंट्री लाइक ईरान एंड अफगानिस्तान। तो यहाँ पर जो इंपोर्ट होता है वो लगभग 1200 टन रॉ हींग हम दूसरे कंट्री से इंपोर्ट करते हैं, जिसमें ऑलमोस्ट 600 करोड़ जो है वो हम ईरान, अफगानिस्तान और उज्बेकिस्तान से करते हैं, जिसमें सबसे ज्यादा अफगानिस्तान से ही आई थिंक हम लोग इंपोर्ट करते हैं। हिस्ट्री जान लेते हैं। देखिए 1963 से 1989 के बीच में इंडिया ने पहली बार अटेम्प्ट किया था एसेफेटिडा सीड को प्रोक्योर करने के लिए। इसके बाद 2017 में CSIR इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन बायो रिसोर्स टेक्नोलॉजी ने अप्रोच किया ICAR नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्स यानी कि NBPGR को, जहां पर उन्होंने एक एक्सपेरिमेंटल प्रोजेक्ट आइडिया दिया कि किस तरह से हम हींग को इंडियन हिमालय में कल्टीवेट कर सकते हैं। तो इस रिसर्च के लिए हींग सीड को इंपोर्ट किया गया ईरान से और इसको कस्टडी में रखा गया NBPGR की। इसके बाद देखिए हींग के लिए जो सीड्स को इंपोर्ट कर लिया गया, तो इसको डायरेक्ट तो उगा नहीं सकते, क्योंकि काफी सारी जो इंडिया में है या किसी भी कंट्रीज में रेगुलेटरी अप्रूवल की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पर इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च से यहाँ पर अप्रूवल लिया गया और इसके बाद IHBT के द्वारा इसको इंट्रोड्यूस किया गया। इसके बाद CSIR IHBT ने इस सीड पे स्टडी किया इन कंट्रोल लेबोरेटरी सेटअप के अंदर, ताकि यहाँ पर देखा जा सके कि सीड को किस तरह से कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में जर्मिनेट किया जा सकता है। तो जून 2020 में CSIR इंस्टीट्यूट ने यहाँ पर एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग की एग्रीकल्चर मिनिस्टर ऑफ हिमाचल प्रदेश के साथ, जहाँ पर ज्वाइंटली इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाया जाएगा फॉर नेक्स्ट 5 ईयर। अब जान लेते हैं कि क्या कंडीशन होती है जो कि फेवरेबल होती है, किस तरह के रीजन्स में इसको कल्टीवेट किया जा सकता है इंडिया में। देखिए फर्स्ट एसेफेटिडा सैपलिंग जो है उसको ग्रोथ किया जा रहा है एट IHBT सेंटर फॉर हाई एल्टीट्यूड बायोलॉजी, जिसको प्लांट किया गया है क्वारिंग विलेज में लाहुल स्पीति वैली में। अगर जियो क्लाइमेटिक कंडीशन की बात की जाए इसके कल्टीवेशन के लिए, तो हींग की अलग अलग वैरायटी जो है वो अवेलेबल है इंडिया में। एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री ने आइडेंटिफाई किया है 4 लोकेशन को लाहुल स्पीति वैली में और इस सीड को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है फार्मर्स को इस रीजन में। अगर बेस्ट कंडीशन की बात की जाए इसके ग्रोथ के लिए, तो वो ड्राई और कोल्ड कंडीशन है, जिसमें ये काफ़ी बढ़िया तरह से इसकी ग्रोथ होती है।
इसके अलावा टेम्परेचर की बात की जाए तो 35 to 40 डिग्री टेम्परेचर इसको मैक्सिमम चाहिए। इससे ज़्यादा टेम्परेचर अगर इसको दिया जाएगा तो वो प्लांट जो है वो डॉर्मेंट स्टेट में चला जाता है। और जो इसके अलावा जो है ये -4 डिग्री टेम्परेचर तक सरवाइव कर सकता है। वैसे रीजन जहाँ सैंडी सॉइल होती है और बहुत कम मॉइस्चर देखा जाता है। इसके अलावा जो एनुअल रेनफॉल है वो 200 मीटर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए इसके कल्टीवेशन के लिए इंडिया में। बेनिफिट क्या है एसाफेटिडा के? देखिए, इसमें काफ़ी मेडिसिनल प्रॉपर्टी पाई जाती है, जैसे कि अगर डाइजेस्टिव सिस्टम में कोई प्रॉब्लम है तो उसमें ये रिलीफ देता है। इसके अलावा स्टमक डिसऑर्डर में, अस्थमा में और ब्रोंकाइटिस में भी काफ़ी ये हेल्पफुल होता है। ये कॉमनली जो है उसको यूज़ किया जाता है ताकि जो भी एक्सेसिव ब्लीडिंग होती है ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन एंड प्री मेच्योर लेबर, तो उस टाइम में इसका यूज़ किया जाता है ताकि इसके पेन को कम किया जा सके। ये एंटी फ्लैटुलेंट है, जिसकी वजह से ये हर्ब जो है वो न्यू मदर्स के लिए काफ़ी फायदेमंद होता है। इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन बायो रिसर्च टेक्नोलॉजी के बारे में जान लेते हैं। IHBT जो है उसको इस्टेब्लिश किया गया था 1983 में। ये एक कॉन्स्टिट्यूएंट लेबोरेटरी ऑफ काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च है। इसकी जो लोकेशन है वो पालमपुर के कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट हिमाचल प्रदेश में है, जो कि वेरियस एडवांस रिसर्च एस्पेक्ट्स ऑफ हिमालयन बायो रिसर्च और मॉडर्न बायोलॉजी में शामिल होती है। अगली न्यूज़ है न्यू DRDO प्रोक्योरमेंट मैनुअल के बारे में। न्यूज़ में क्यों है? देखिए, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने रिलीज किया है न्यू वर्जन ऑफ DRDO प्रोक्योरमेंट मैनुअल 2020 को। ऑब्जेक्टिव क्या है? इसमें इनकरेज करने की बात की जा रही है इंडियन इंडस्ट्रीज के पार्टिसिपेशन को। इसके अलावा स्टार्टअप, माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस को इंक्लूड करने की बात है इन डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ताकि अचीव किया जा सके आत्मनिर्भर भारत के गोल को। इम्पोर्टेंस क्या है? यहाँ पर जो नई DRDO प्रोक्योरमेंट मैनुअल है वो फैसिलिटेट करेगी इंडिजीनियस डिफेंस इंडस्ट्री को, जिसमें कि प्रोसेस को सिंपल किया जाएगा ताकि इंश्योर किया जा सके पार्टिसिपेशन इन डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ को। PM 2020 जो है वो हेल्प करेगा रियलाइज करने में आत्मनिर्भर भारत के ड्रीम को। इसके अलावा ये फैसिलिटेट करेगा फास्टर एग्जीक्यूशन ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम्स को। इसकी जो मॉडिफाइड फीचर्स है उसके बारे में कहा जा रहा है कि ये फैसिलिटेट करेगा इंडस्ट्रीज के अंदर पार्टिसिपेशन को इन वेरियस रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के अंदर। डिटेल्स जान लेते हैं। इसमें काफ़ी सारे फीचर्स हैं, जैसे कि बिड सिक्योरिटी डिक्लेरेशन दिया जा रहा है। इसके अलावा डिपॉजिट को इंक्रीज किया जा रहा है। इसके अलावा जो थ्रेशहोल्ड लिमिट थी एडवांस पेमेंट के लिए उसको इंक्रीज किया गया है। इसके अलावा जो प्लेसमेंट थी, प्लेसमेंट ऑफ ऑर्डर ऑन लोअर बीडर, उसको भी यहाँ पर, इसके अलावा जो है लोएस्ट बीडर को प्लेस किया जा रहा है अगर पहला लोएस्ट बीडर वहाँ से बैकआउट कर जाता है। इसके अलावा कुछ और इनेबलिंग मीजर्स जो हैं वो PM 2020 में है, जैसे कि एग्जेम्पशन दिया जा रहा है बिड सिक्योरिटी का। इसके अलावा परफॉर्मेंस सिक्योरिटी जो है उसमें भी 10 लाख तक का एग्जेम्पशन दिया गया है। इसके अलावा कोई भी निगोशिएशन नहीं है कॉमर्शियल ऑफ द सेल्फ आइटम्स के लिए। परफॉर्मेंस सिक्योरिटी जो है सर्विस कॉन्ट्रैक्ट की, उसको लिंक किया गया है पेमेंट साइकिल से इंस्टेड ऑफ टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू, जो कि एक अच्छी बात है। इसके अलावा प्रोक्योरमेंट ऑफ स्टोर्स फ्रॉम डेवलपमेंट पार्टनर, ताकि जो फ्री इशू मटेरियल है उसकी सेफगार्डिंग की जा सके थ्रू इंश्योरेंस कवर इंस्टेड ऑफ बैंक गारंटी। जो लिक्विडेटेड डैमेज रेट है डेवलपमेंट कॉन्ट्रैक्ट का, उसको भी रिड्यूस किया गया है। और जो डिलीवरी पीरियड है उसके प्रोसेस को भी एक्सटेंड किया जा रहा है ताकि डिसीजन मेकिंग को फास्ट किया जा सके और सिंपल बनाया जा सके। तो ये थी सारी न्यूज़। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन। अगली न्यूज़ है चाइनीज पिंक डॉल्फिन के बारे में। अभी न्यूज़ में क्यों है? देखिए, चाइनीज पिंक डॉल्फिन जो है उसने अभी कम बैक किया है पर्ल रिवर एस्ट्योरी में। पर्ल रिवर एस्ट्योरी
का जो एरिया है वो इंक्लूड करता है हांगकांग, मकाऊ एज वेल एज मेनलैंड चाइनीज सिटीज़ को। अगर चाइनीज पिंक डॉल्फिन की बात की जाए तो IUCN के लिस्ट में इसका स्टेटस वल्नरेबल है। डिटेल्स जान लेते हैं। देखिए, अभी पिछले 15 साल में देखा गया है कि पिंक डॉल्फिन की जो संख्या है वो 70 to 80% उसमें डिक्लाइन देखने को मिला है। ये डॉल्फिन जो है इस एस्ट्यूरी में काफ़ी लंबे समय से थे, लेकिन ड्यू टू फेरीज मूवमेंट वो वहाँ से स्केप कर गए। क्योंकि देखिए, जब फेरी का मूवमेंट होता है तो उससे है कभी कभी ऐसा होता है कि ये जो डॉल्फिन्स है वो इससे इंजर्ड हो जाती हैं, या समटाइम्स ऐसा देखा गया है कि इससे उनकी डेथ भी हो जाती है। डॉल्फिन जो है वो इको लोकेशन का यूज़ करती हैं वाटर के अंदर, ताकि वो अपनी लोकेशन को फाइंड कर सके। इसके अलावा जो कम्युनिकेशन है वो इको लोकेशन के द्वारा ही ये इस्टेब्लिश करती है। और ये स्टोरी जो है वो बताया जाता है कि वो वर्ल्ड की बिगेस्ट शिपिंग लेन है। तो यहाँ पर जो शिप मूवमेंट है वो काफ़ी होती है। इसके अलावा शिप की मूवमेंट की वजह से जो नॉइस प्रोड्यूस होता है उसके वजह से भी उनकी जो कम्युनिकेशन है डॉल्फिन्स की वो डिस्टर्ब होती है। तो अभी वापसी होने की वजह क्या थी? देखिए, कोरोना वायरस पैंडेमिक के समय में क्या हुआ कि जो फेरीज मूवमेंट है उनको इस स्टोरी में रोक दिया गया, जिसके वजह से फिर से जो वहाँ पर वाटर है वो काफ़ी शांत हो गया। तो डॉल्फिन्स ने देखा कि ये समय अच्छा है, तो उन्होंने यहाँ पर रिटर्न किया और फिर से उनकी संख्या में यहाँ पर देखा जा रहा है कि वृद्धि हो रही है। अकॉर्डिंग टू WWF यानी कि वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड के द्वारा यहाँ पर कहा गया है कि जो एस्टिमेटेड डॉल्फिन की संख्या है वो यहाँ पर 2000 ही बच गई है, जो कि मिनिमम नंबर है कंजर्वेशन के लिए इसकी स्पीसीज के। डॉल्फिन्स के बारे में अगर बात की जाए तो इनकी जो बर्थ रेट होती है वो काफ़ी स्लो होती है। इसके अलावा जो उनकी ग्रोथ रेट है या रिप्रोडक्टिव रेट है वो भी काफ़ी स्लो होती है। पर्ल रिवर डेल्टा की अगर बात की जाए तो ये मोस्ट इंडस्ट्रियलाइज्ड कोस्टल एरिया है अर्थ का। इसके अलावा यहाँ पर हेवी शिपिंग ट्रैफिक होती है और हांगकांग का जो एयरपोर्ट कंस्ट्रक्शन काम है वो यहाँ पर चल रहा है। इसके अलावा जो सी ब्रिज है जो कनेक्ट करेगा फाइनेंशियल हब को मकाऊ और जुहाई से, वो भी उसका काम भी यहाँ पर चल रहा है, जो कि एक मेजर थ्रेट बताया जाता है डॉल्फिन्स के लिए। यहाँ पे कहा गया है कि जो आउटलाइन एरिया है हांगकांग का, लंताऊ आइलैंड, वो काफ़ी बेहतर शेल्टर प्रोवाइड कर सकता है इस तरह की डॉल्फिन्स को। लेकिन देखिए, कोई भी ऐसी आइलैंड नहीं है जहाँ पर शिप का मूवमेंट नहीं होता होगा। तो यहाँ पर भी शिप का मूवमेंट होता है, लेकिन बताया जा रहा है कि एटलीस्ट यहाँ पर इसको कंजर्व किया जा सकता है। इम्पैक्ट क्या है? देखिए, अगर हम पिंक डॉल्फिन को सेव नहीं करते हैं, प्रोटेक्ट नहीं करते हैं, तो इन फ्यूचर देखा जा सकता है कि ये जो स्पीशीज़ है पिंक डॉल्फिन की वो ख़त्म हो जाएगी। तो अभी वे अहेड क्या है? यहाँ पर कहा जा रहा है कि कंजर्वेशनिस्ट को यहाँ पर कैंपेनिंग करने की ज़रूरत है, ताकि एक्सपैंड किया जा सके एग्जिस्टिंग मरीन पार्क को, ताकि बेटर तरीके से इस तरह की वल्नरेबल स्पीशीज़ को प्रोटेक्ट किया जा सके। अभी आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत है इनके लिए हैबिटेट की, ताकि इनकी पॉपुलेशन को सपोर्ट किया जा सके और इनकी ग्रोथ को सपोर्ट किया जा सके। अगली न्यूज़ है इंडिया के फर्स्ट क्लाउड इनोवेशन सेंटर के बारे में। अभी न्यूज़ में क्यों है? देखिए, नीति आयोग ने रिसेंटली अनाउंस किया इस्टेब्लिशमेंट ऑफ फ्रंटियर टेक्नोलॉजी क्लाउड इनोवेशन सेंटर का विद अमेजॉन वेब सर्विसेज के साथ, ताकि एड्रेस किया जा सके सोसाइटल चैलेंजेस को थ्रू डिजिटल इनोवेशन। ये क्लाउड इनोवेशन सेंटर जो है AWS की वो पहली और वर्ल्ड की 12th क्लाउड इनोवेशन सेंटर है, जो कि पहली बार एड्रेस करेगी सोसाइटल चैलेंजेस को नेशनल लेवल पे। CIC जो है उसने ज्वाइन किया है ग्लोबल नेटवर्क ऑफ AWS पब्लिक सेक्टर क्लाउड इनोवेशन सेंटर को डिफरेंट कंट्रीज में, जैसे ऑस्ट्रेलिया, बहरीन, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, साउथ कोरिया और यूनाइटेड स्टेट जैसी कंट्रीज में। सेंटर जो यहाँ पर काम कर रही है ताकि एक्सिलरेट किया जा सके इनोवेशन को इन एरियाज ऑफ एग्रीकल्चर, हेल्थ केयर एंड स्किल डेवलपमेंट। हाईलाइट क्या है इस प्रोग्राम की? देखिए, CIC प्रोग्राम जो है वो अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेगी ना सिर्फ गवर्नमेंट एजेंसीज को, बल्कि नॉन प्रॉफिट और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को भी, कि वो साथ में आकर काम कर सकें और जो भी न्यू चैलेंजेस हैं उनको टैकल कर सकें
बाय अप्लाइंग डिज़ाइन थिंकिंग, टेस्ट न्यू आइडियाज, और एक्सेस कर सकेंगी वो यहाँ पर टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट ऑफ AWS को। कोई भी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन या गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन वर्क कर सकती है ताकि वो टैकल कर सके इस तरह के चैलेंजेस को। पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन अराउंड द वर्ल्ड जो है वो यूज़ करती है क्लाउड टेक्नोलॉजी को ताकि फ्रेजाइल और फास्ट मैनर में प्रॉब्लम्स को एड्रेस किया जा सके और जो पब्लिक सर्विसेज हैं सिटीजन के लिए उसको ट्रांसफॉर्म किया जा सके। क्लाउड इनोवेशन सेंटर प्रोग्राम जो है इसको डिज़ाइन किया गया है ताकि ये एक कैटलिस्ट के तौर पे काम कर सके इन पब्लिक सेक्टर इनोवेशन। इसमें जो है टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट को एक साथ लेके आया जाता है ताकि जो भी प्रॉब्लम्स है, जो भी चैलेंजेस हैं, उसको ईजिली एड्रेस किया जा सके। इसके अलावा अगर बात की जाए तो लोकल एंटरप्राइजेस, स्टार्टअप्स, रिसर्चर और यूनिवर्सिटीज़ जो है इंडिया में वो इस तरह के AWS क्लाउड के प्रोटोटाइप को बिल्ड करने में लगी हैं ताकि जो ग्लोबल लेवल पे CIC कम्युनिटी है उनकी जो कैपेबिलिटी है उसको इन्हेंस किया जा सके और एक्सिलरेट किया जा सके सोसाइटल इनोवेशन को। सिग्निफिकेंस क्या है? देखिए, नीति आयोग फ्रंटियर टेक्नोलॉजी क्लाउड इनोवेशन सेंटर जो है विथ AWS वो यहाँ पर कोशिश कर रही है कि वो साथ में लेके आ सके गवर्नमेंट, स्टेक होल्डर, स्टार्टअप और लोकल ऑर्गेनाइजेशन को ताकि इनोवेट किया सके और क्रिएट किया जा सके न्यू अप्रोच को ताकि सोल्व किया जा सके प्रॉब्लम्स को ईजिली। वे फॉरवर्ड क्या है? इंडिया यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहा है ट्रांसफॉर्मेशन इन इकोनॉमिक एंड सोसाइटल इम्पैक्ट में। इसके अलावा जो इंडिया है वो देख रहा है कि यहाँ पर वो शेयर करे ग्लोबल एक्सपीरियंसेस को ताकि एक्सिलरेट किया जा सके डिजिटल इनोवेशन को।